Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Shalini Singh. Today's topic is ecology and ecosystem, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र या फिर परितंत्र. ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है. इससे पहले भी मैं एनवायरनमेंट्स के टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ. अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके. तो ये जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी. क्या होता है पारिस्थितिकी? इकोलॉजी इज़ अ न्यू साइंस विच डील विद द वेरियस प्रिंसिपल विच गवर्न्स द रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. तो इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव का संबंध देखते हैं, अंतर संबंध देखते हैं या अंतर निर्भरता देखते हैं उसकी पर्यावरण के ऊपर क्या है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो इसको हम इकोलॉजी कहते हैं. तो ये जो टर्म इकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, इकोस एंड लोगस. तो इकोस मीन्स मीनिंग हाउस एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ. हाउस मीन्स कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे वो रहता है, जो उसका हैबिटेट है, तो उसी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति की क्या उसमें संरचना है, क्या उसकी कार्यप्रणाली है, इसका अध्ययन किया जाता है. इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट. इसमें क्या है, जो जीव है, कोई प्लांट या एनिमल है, उसका अपने पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है. इट इज़ अ साइंस ऑफ ऑल रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट. मतलब एक जितने भी अर्थ पे जितने भी जीव हैं उन सब के क्या संबंध हैं पर्यावरण के साथ में, हर तरह का पर्यावरण उनके साथ में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पारिस्थितिकी. इकोलॉजी क्या है? नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र. तो जो इकोसिस्टम है, ये जो टर्म है फर्स्ट यूज बाय एजी टेंसले 1935. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज़ किया? एजी टेंसले ने 1935 में. ही डिफाइंड इकोसिस्टम एज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना है. एक तो ऑर्गेनिज्म और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं. अकॉर्डिंग टू टेंसले द इकोसिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर पार्ट्स. किसी भी इकोसिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? बायोम. बायोम इंक्लूड्स द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट. तो इसमें क्या है, बायोम क्या है? बायोम में हम लिविंग बींग्स को लेते हैं. इनमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, और कहाँ पे? किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर टाइम में जो प्रेजेंट है उसको हम देखते हैं. सेकेंड है हैबिटेट. इन्वॉल्व्स द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट. और उसी जो पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट या जो प्लेस हम ले रहे हैं उसी का जो हैबिटेट है वो क्या है, जो वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट है. तो इस तरह से इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, बायोम एंड हैबिटेट. इसी को ये हिंदी में एक्सप्लेन किया है. इसे आप लोग जो हिंदी में देखना चाहें वो हिंदी में देख सकते हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम. द इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू वन अनदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट विद इन गिवन स्पेस एंड टाइम लिमिट. तो इकोसिस्टम क्या है? एक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जो जीव है उसका हम कनेक्शन देखते हैं, उसका हम संबंध देखते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में और उसके एनवायरनमेंट के साथ में. कहाँ पे? जहाँ पे जिस स्थान में वो रह रहा है और जिस टाइम में वो रह रहा है. तो ये कहाँ लिमिटेड है? स्पेस और टाइम लिमिट के साथ में लिमिटेड है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोसिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. जैविक और अजैविक दो घटकों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनता है. इट ऑक्युपाइज सर्टेन वेल डिफाइंड एरिया ऑन द अर्थ, स्पेस एंड टाइम यूनिट. मतलब जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमें एक एरिया की बात करनी होती है कि हम किस जगह का इकोसिस्टम देखना चाह रहे हैं. ठीक है,
देयर आर कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बीच में जो ये अंतःक्रिया होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप में होती है। इसका हम इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हिंदी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं, तो पहले बताया था 2 घटक होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जैविक घटक, अबायोटिक अजैविक घटक। जैविक घटक में बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, हमारे लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि हम जैविक घटक की बात कर रहे हैं। लिविंग मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे। तो पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स उत्पादक कौन होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि अपना जो खाना है वो स्वयं बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और कीमोसिंथेसिस से भी बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो और ग्रीन प्लांट्स, ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, जो पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं और इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स, कंज्यूमर्स में हमारे सारे एनिमल्स आएंगे और प्रोड्यूसर्स में हमारे सारे प्लांट्स आएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वो कंज्यूमर्स आते हैं, वो उपभोक्ता आते हैं जो अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादातर आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कार्निवोर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके अलावा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डेट्रीवोर्स, इन 4 में भी हम इन एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ओमनिवोर्स क्या होता है, जो प्लांट्स को भी एज ए फूड यूज़ करते हैं और एनिमल्स को भी एज ए फूड यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोर्स। इसके बाद होते हैं मृतभोजी, डेट्रीवोर्स होते हैं, जो कि मरे हुए एनिमल्स या प्लांट्स को अपने एज ए फूड उनको यूज़ करते हैं, वो डेट्रीवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लिविंग कंपोनेंट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो जीव होते हैं, इनमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, जो सड़े गले डेड बॉडीज़ पे को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। उनको पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और बाद में मिट्टी में उसको मिला देते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, अपघटन कर दिया, ठीक है। इनको अपघटक बोलते हैं। जीवाणु और कवक होते हैं इसमें, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इस तरह से ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 तरह के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, वातावरणीय कारक हैं, जिसमें लाइट, टेम्परेचर, गैसेस, एयर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही हैं किस पे, बायोटिक कंपोनेंट्स पे। अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, गैसेस का भी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा, एयर, मॉइस्चर, ये सारे क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट डालते हैं किस पे, बायोटिक कंपोनेंट्स पे, ठीक है। हम इकोसिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेकंड, एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स मतलब जो सॉइल से रिलेटेड होते हैं। सॉइल से रिलेटेड न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है सॉइल का, एसिडिटी, अम्लीयता कितनी है, मॉइस्चर कितना है, और सॉइल में एयर कितनी है, मतलब ऑक्सीजन कितनी। तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स पे। जितनी अच्छी सॉइल होगी उतने अच्छे हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक एल्टीट्यूड।
जो भौतिक सतही कारक होते हैं वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है एल्टीट्यूड, ऊंचाई क्या है, किस ऊंचाई पे हम अपने इकोसिस्टम की देख रहे हैं, एंगल ऑफ स्लोप, जो झुकाव है उसका कोण क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप क्या है, और ये सारी चीज़ें, एस्पेक्ट, दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, तो हमारा जो इकोसिस्टम है 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरली जो इकोसिस्टम बन जाता है उसको, जो पहले से प्रकृति में मौजूद है, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और कुछ मैन मेड होते हैं, जैसे हमने कोई एक्वेरियम बनाया तो वो हमारा कैसा हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, या कोई बोटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन, जूस वगैरह, ये सब अगर हमने किसी, मतलब ये क्या है, ये मैन मेड हैं, ये हमने खुद क्रिएट किए हैं। और नेचुरल क्या है, जो पहले से हमारे अर्थ पे जो पहले से मौजूद है, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में जितने भी पृथ्वी की सतह पे मौजूद है, और एक्वेटिक में जितने भी वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम है वो हमारे एक्वेटिक में आएंगे। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मरीन। फ्रेश वाटर में जैसे रिवर है, स्प्रिंग है, स्ट्रीम है, ये सारे हमारे हो जाएंगे फ्रेश वाटर। और मरीन में जितने भी ये समुद्रों में जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं, महासागर, ओशन, समुद्र, सी, ये सारे इकोसिस्टम जहाँ पे लवणीय जल होता है, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोटिक एंड लैंटिक। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम है जो रनिंग वाटर में मिलता है, जैसे रिवर, स्प्रिंग एंड स्ट्रीम। और जो लैंटिक इकोसिस्टम है ये कैसा, स्टैंडिंग वाटर में है, स्टैग्नेंट, मतलब जो एक ठहरा हुआ पानी है उसमें जो मिलता है, जैसे लेक, पॉन्ड एंड स्वैम्प, दलदल, ये सारी चीज़ें हमारे स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। अब नेक्स्ट हम एक इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं जिसमें हमने लिया है पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम में, एक तो फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो पानी की सतह पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब सतह पर तैरने वाले पौधे। इसके अलावा कुछ पानी में एल्गी वगैरह होते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कुछ प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ क्रस्टेशिया, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। सेकेंडरी में आपके कुछ लार्वी आ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो इन प्रोटोजोन्स को और क्रुस्टेशियंस को खाते हैं। टर्सरी में कुछ फिश एंड शार्क, मतलब छोटी मछली, बड़ी मछली, ये भी आ जाती हैं टर्सरी कंज्यूमर्स में, जो इन इंसेक्ट्स, लार्वी, प्रोटोजोन्स इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंजाई जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मतलब पॉन्ड में जो भी डेथ होती है किसी भी एनिमल की, या कोई प्लांट सड़ता है तो उसको ये डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस बना देते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या है इसमें, लाइट, हीट, वाटर एंड मिनरल्स। मतलब पानी में जो भी लाइट, हीट, वाटर एंड मिनरल्स हैं वो हमारा इनमें अबायोटिक फैक्टर्स की तरह देखे जाते हैं। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम था जिसको हमने ठीक से देखा है। तो इस तरह से ये जो इकोसिस्टम टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।